देखिए, आज हम बात करते हैं कूलाम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की। कूलाम्स लॉ आपने पढ़ लिया, अब उसका वेक्टर फॉर्म। कूलाम के नियम का सदिश रूप। देखिए, बात जब सदिश की आती है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि वेक्टर वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो उनके क्लियर रहते नहीं है। इसलिए कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने से पहले थोड़ा सा हम ये समझें कि अगर कोई इक्वेशन है, कोई फॉर्मूला है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा कैसे जाता है और वेक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो वेक्टर के अंदर अगर बात की जाए तो वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक परिमाण और प्लस दिशा। जैसे आपने लिखा, मान लीजिए 5 न्यूटन बल ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में, तो ये जो 5 न्यूटन है ये क्या है? परिमाण है। और ईस्ट जो है वो क्या चीज है? दिशा है। अब कोई फॉर्मूला है आपके पास और आप चाहते हैं कि हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम छोटे छोटे फॉर्मूले से लेकर के समझें और उसके बाद कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखें। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने लिया F = ma और आप चाहते हो कि हमें इसे सदिश रूप में लिखना है। तो आप ये देखेंगे कि भाई LHS में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो वेक्टर है और RHS में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर है। अगर दोनों साइड में केवल एक एक फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होती है तो उस पे एरो का साइन लगा दो। तो इधर फोर्स पे वेक्टर का साइन और इधर ए पर वेक्टर का साइन। ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में। मान लीजिए एक इक्वेशन V = U + AT, आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, तो इसमें भी वही चीज है। तो V वेग है, वेक्टर, U प्रारंभिक वेग, वेक्टर, और A वेक्टर। ठीक है। कुछ फॉर्मूले आपके इस तरह के भी होंगे जिसमें एक साइड में एक से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी होंगी। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं W = Fs, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब इसमें क्या देख रहे हो? कार्य। कार्य तो भाई सदिश है ही नहीं, वो तो अदिश राशि है, इसका मतलब उस पर वेक्टर नहीं लगा सकते। उधर उस साइड में देखें, फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका मतलब दोनों पे वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब जब आप दोनों पे वेक्टर लगाएंगे तो ये दोनों पे वेक्टर हो गया। इस साइड में वेक्टर आप लगा नहीं सकते क्योंकि ये अदिश राशि है। अब यहां फिर दो चीजें ध्यान देनी है आपको, क्योंकि दो वेक्टर जब मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं तो फिर आपको बताना है कि भाई इनके बीच में लगेगा क्या। क्योंकि वेक्टरों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो दो तरह का होता था, एक डॉट लगा करके और एक क्रॉस लगा करके। और वो डिपेंड करता था कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद जो आंसर आता है वो कैसी क्वांटिटी होता है। अगर वो एक अदिश राशि है तो उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते थे, डॉट प्रोडक्ट कहते थे, इसलिए दोनों वेक्टरों के बीच में डॉट लगा करके रिप्रेजेंट आप करते हो उसको। और अगर मान लीजिए ये एक सदिश राशि हो तो दोनों वेक्टरों के बीच में क्रॉस लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए τ = R क्रॉस F, या R × F कर रहे तो R पे वेक्टर और F पे वेक्टर, तो इधर τ पे वेक्टर। चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए जो आपका दो वेक्टरों का मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। यही बेसिक डेफिनेशन थी कि दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई करने पर अगर आंसर अदिश आ रहा है तो वो स्केलर प्रोडक्ट है, और अगर आंसर सदिश आ रहा है तो वो वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है। तो इन बेसिक चीजों का हमें ध्यान रखना होगा किसी भी इक्वेशन या फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखते समय। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि एक साइड में तो चलो वेक्टर है और दूसरी साइड में कोई चीज वेक्टर है ही नहीं। ऐसे केस में फिर क्या करेंगे? बात समझ रहे हो कि नहीं?
यानी एक तरफ तो वेक्टर है, दूसरी तरफ की जो साइड है वो केवल मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन दिख ही नहीं रही है। तो आप उस मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन का पता लगाओगे कि वो कौन सी डायरेक्शन है उसकी। बेसिक बात की जाए तो आपने पढ़ा था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओरिजिन एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर लेते थे आई कैप, और इधर और इस डायरेक्शन में के कैप। ये हमारे 3 यूनिट वेक्टर होते हैं। मान लीजिए अगर आप एक्स डायरेक्शन में कोई मैग्नीट्यूड लें, कहीं के 5 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, और आपसे कहा जाए कि इस 5 मीटर को वेक्टर बनाइए, तो आप लिख दोगे 5 आई कैप, बन गया सब वेक्टर। मान लीजिए बाई डायरेक्शन का आ जाए, बाई डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस आपको दे दी जाए, कोई डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाए कि 3 मीटर इन बाई डायरेक्शन, तो 3 मीटर इन बाई डायरेक्शन और वेक्टर बनाना है तो हो गया 3 जी कैप। और इसी प्रकार से जेड डायरेक्शन में दे दिया जाए। तो कुल मिलाकर के बात यहां है कि अगर कोई परिमाण आपको पता है और आप उसको वेक्टर बनाना चाहते हो, तो आप उसमें यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। ठीक है ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन को, दिशा को प्रदर्शित करता है। अब उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम कूलॉम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। हालांकि कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने के हमारे पास कई तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक सिंपल तरीका, अगर हमारा क्वेश्चन मान लो 1 नंबर में आ रहा है या 2 नंबर में पूछा जा रहा है कि कूलॉम के नियम को सदिश रूप में लिखिए, तो फिर हम सबसे सिंपल तरीके से उसको सॉल्व करें, सिंपल तरीके में उसको दिखाएं, वही बेटर होता है। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक पे लौट करके आते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ में मान लीजिए आपने 2 चार्ज दिखा रखे थे, एक आपका ये Q1 और दूसरा चार्ज आपका Q2। अगर आप चाहें तो पॉइंटों के नाम दे दिए A और दूसरे का नाम दे दिया B। ये दोनों का जो नेचर है, मान लो दोनों पॉजिटिव हैं, और दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी Q1 Q2 पे एक फोर्स लगाएगा और रिपल करेगा। तो रिपल करने का मतलब ये इसको रिपल कर रहा है, तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन हो गई ये वाली। आप इस पे लिख सकते हो F21। 21 का मतलब हो गया दूसरे पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू फर्स्ट, पहले के कारण। इधर आप इसको देखेंगे तो ये इस पे एक फोर्स लगाएगा, उसकी डायरेक्शन ये भी रिपल कर रहा है, इधर हो जाएगी F12। देखिए यहां पर ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो कूलॉम फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो एक म्यूचुअल फोर्स है। कैसा फोर्स है? म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल का मतलब होता है एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगा रही है और दूसरी बॉडी पहले पे फोर्स लगा रही है, इक्वल एंड अपोजिट। अगर कभी तुमसे कोई न्यूमेरिकल एक ऐसा आ जाए कि 2 चार्ज, एक कूलॉम, एक 2 कूलॉम, हालांकि इतने बड़े चार्ज होते नहीं है पर हम तो वैसे ही एग्जांपल ले रहे हैं, एक कूलॉम और 2 कूलॉम चार्ज एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और जो 2 कूलॉम वाला चार्ज है वो पहले वाले चार्ज पर बल लगा रहा है, मान लो 100 न्यूटन, सपोज किया 100 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो बताइए फिर पहला उस पर कितना बल लगाएगा? 100 ही लगाएगा। मतलब उसमें कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्रेविटेशन फोर्स भी, जहां पर हम न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ को पढ़ते थे, तो वहां पर जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो भी म्यूचुअल फोर्स है। ये मान लीजिए ये यहां पे रखा है पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर, अगर मैं छोड़ दूं तो नीचे गिर जाएगा। क्यों गिर रहा है? क्योंकि पृथ्वी इस पर एक बल लगा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल पृथ्वी इस पे बल लगा रही है। जितना बल पृथ्वी इस पर लगा रही है उतना ही बल ये पृथ्वी पर लगा रहा है। बात समझ रहे हैं ना? तो वो भी म्यूचुअल फोर्स है। तो म्यूचुअल फोर्स का मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे पर बराबर बल लगाती है। ठीक है, तो चलिए भाई अब बात करते हैं वेक्टर फॉर्म में दिखाने की। तो अगर मैं यहां बात करूं कि F12 क्या होगा, तो F12 के मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो F12 1/4πε0, मान लीजिए एयर में रखे हुए हैं, और Q1 Q2 अपॉन, अगर इनके बीच की डिस्टेंस को आप R मान करके चल रहे हैं A से B तक की, तो R स्क्वायर।
तो ये क्या हुआ, बल का परिमाण। ऐसे ही अगर आप F21 को निकालोगे तो F21 कितना हो जाएगा, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना। और इन दोनों को अब हमें सदिश रूप में लिख करके दिखाना है, क्योंकि मेन टॉपिक जो है वो है हमारा कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो जब आप इसको सदिश रूप में लिखोगे तो आपको क्लियर दिख रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो फोर्स है, और फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो उस पे आपने एरो का साइन लगा दिया। अब आप आ जाएंगे आरएचएस में। आरएचएस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, कोई वेक्टर नहीं है। Q1 Q2 चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, पहले बता चुके हैं। नीचे आर स्क्वायर, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है कि कहीं आर स्क्वायर तो नहीं है वेक्टर, तो उसको भी हमें समझना होगा। यहां पर मान लीजिए ए से बी की तरफ जो डिस्टेंस ले रहे हो आर ले रहे हो, और ए से बी तक जो वेक्टर है आप उसको आर वेक्टर कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह आती है कि आर स्क्वायर क्या चीज है। तो आर स्क्वायर, अगर आप डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम वेक्टर आर डॉट आर निकालें तो ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो आर डॉट आर, आर आर कॉस, लेकिन एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ यानी आर का आर के साथ एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। इसका मतलब ये हो जाएगा आर आर कॉस 0 डिग्री और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन आप इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अगर दो वेक्टरों के बीच में डॉट प्रोडक्ट सॉल्व किया जाता है तो जो आंसर आता है वो आंसर क्या होता है, स्केलर। अब ये भी देखा है आपने, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन में अगर दो वेक्टरों के बीच में डॉट लग रहा है तो उसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, अदिश। इसका मतलब आर स्क्वायर कैसी राशि है भाई, अदिश राशि है। तो डेफिनेटली आप क्लियर हो गए कि इनमें कोई भी हमें सदिश दिखाई नहीं दे रहा, ये तो सब अदिश हैं। अब जब सब अदिश हैं तो फिर डायरेक्शन की बात आएगी कि अब डायरेक्शन होनी चाहिए इसमें, और डायरेक्शन के लिए हमारे पास एक ही चीज होती है और वो होता है यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। ठीक है, तो कौन सा बल लिख रहे हैं, F12, नीचे कौन सा बल है, F21, तो दोनों में ही हमें एकांक सदिश का मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपली हमारा जो क्वेश्चन है वो सदिश रूप में हो जाएगा। इसके लिए फिर फिगर में हमें शो करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि भाई एकांक सदिश माना जाए। तो आपने माना ए से बी की तरफ ये वेक्टर आर वेक्टर मान लिया, तो इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया आपका आर कैप। लेकिन आप क्लियर देख रहे हो जो आर कैप है उसकी डायरेक्शन किस फोर्स की तरफ है, F21 की तरफ, यानी आर कैप F12 की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बल्कि किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, F21 की। तो आप एक लाइन लिख दोगे कि माना ए से बी की दिशा में यूनिट वेक्टर आर कैप है, जब तो F21 जो होगा उसमें हम आर कैप लगा करके और इसको वेक्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट, बताइए समझ में आया कि नहीं। तो सिंपल सा तरीका हो गया कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में लिखने का। लेकिन आप चाहते हैं कि हम तो इसको भी लिखेंगे, कोई बात नहीं है। आपने नेगेटिव वेक्टर पढ़ा था, अगर कभी वेक्टर की डायरेक्शन बदल दी जाए तो हम माइनस साइन लगा देते हैं उसमें। अगर इस डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर आर कैप है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस का आर कैप। तो इसमें हम माइनस के आर कैप का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये भी हमारा क्या बन गया, वेक्टर फॉर्म। तो देखिए सबसे जो सिंपल तरीका है कूलाम के नियम को, सबसे जो सिंपल तरीका है वेक्टर फॉर्म में लिखने का वो ये है। आप इस तरह से लिख के चले आओगे ये फिगर बनाते हुए, और 1 नंबर का या 2 नंबर का भी होगा तो आपको पूरा नंबर उसमें मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कभी कभी आप उस दूसरी तरह से भी लिखा देख सकते हो इसको, क्योंकि अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर की तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, सही है ना। तो ये जो हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है वो आर कैप के टर्म में लिखा है। हम अगर चाहें तो इसे वेक्टर आर के टर्म में भी लिख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, आर कैप की जगह पर
पुट कर देंगे वेक्टर आर अपॉन, तो फिर ये क्या बन जाएगा, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहोगे पहले F12 को, तो F12 इजुकल टू हो जाएगा, चाहो तो माइनस को पहले ले लो, ये वाला जो माइनस है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आएगा, लेकिन आर कैप की जगह आ जाएगा वेक्टर आर अपॉन आर, और आर स्क्वायर ये तो क्या हो जाएगा आर क्यूब। ठीक है, ऐसे ही अब आप इसको लिखोगे F21, तो F21 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब और इनटू वेक्टर आर। अब बताइए आपका क्लियर हुआ कि नहीं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए बड़ी सिंपल तरीके से कि आप यूनिट वेक्टर के टर्म में भी लिख सकते हो और वेक्टर आर के टर्म में भी इसको लिख सकते हो। अगर केवल ये पूछा जाता है सदिश रूप बताइए कूलम्ब्स लॉ का, तो केवल इतना सफिशिएंट है, ये वाला देना आपको। अच्छा, अगर आप इन दोनों इक्वेशनों को देखें तो यहां से एक चीज और दिख रही है कि ये तो दोनों भाई एक जैसे हैं, केवल माइनस साइन का डिफरेंस है। इसका मतलब अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस के F12 वेक्टर, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि हमें पता है दोनों के परिमाण सेम है और डायरेक्शन दोनों की आपस में क्या है विपरीत, यानी दे आर इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर? ये है सबसे सिंपल तरीका सदिश रूप में लिखने का। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ बुकों में आप लिखा देखेंगे कि दो यूनिट वेक्टर मान लेते हैं, इस इधर साइड से इधर अलग यूनिट वेक्टर माना, जैसे R12 कैप, और इस साइड से इधर माना R21 कैप, लेकिन वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टूडेंट के हिसाब से कॉम्प्लिकेट हो जाता है। हालांकि है कुछ नहीं उसमें भी, भाई इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मान लिया R12 कैप और इस डायरेक्शन में मान लिया R21 कैप, और एक दूसरे के अपोजिट है तो माइनस लगा करके आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। आप सिंपल आर कैप मानिए, एक जिस डायरेक्शन में मानोगे वहां आर कैप हो जाएगा और अपोजिट के लिए माइनस आर कैप हो जाएगा। सबसे सिंपल तरीका ये है। ठीक है, लेकिन सदिशों को हम दो तरह से पढ़ते थे। जब 11th में हमने सदिशों को सबसे क्लासिफिकेशन की बात की तो उसमें दो तरह के सदिश की बात आई थी, एक आपका पोजीशन वेक्टर और दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश और एक स्थिर सदिश। तो थोड़ा सा उसको समझ करके हम स्थिर सदिश वाली बात और करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जो सदिश रूप में पूछा जाता है वो स्पेशली आपसे कह सकता है कि कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखिए, लेकिन किसके पदों में? स्थिर सदिश के पदों में। तो उसके लिए हमें स्थिर सदिश और विस्थापन सदिश उनको थोड़ा सा समझ लें पहले और उसके बाद उस फॉर्मेट में लिख देंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई पॉइंट है ए और ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ओरिजिन। अगर एक ही पोजीशन को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताने वाला कोई सदिश हम लें, मान लो आपने ले लिया R1 वेक्टर, तो इस वेक्टर को कहेंगे पोजीशन वेक्टर, स्थिर सदिश। यानी एक ऐसा सदिश जो किसी भी बिंदु की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में प्रदर्शित करता है, उसको कहते हैं स्थिर सदिश। ठीक है, ऐसे ही दूसरा पॉइंट ले लिया आपने, मान लीजिए बी, और उसकी पोजीशन भी हम ले ओरिजिन के रेस्पेक्ट में R2 वेक्टर, वो भी स्थिर सदिश। और भी कोई पॉइंट लें और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन को बताए, स्थिति को बताए, वो भी स्थिर सदिश। लेकिन ओरिजिन के अलावा एक पॉइंट की स्थिति बता रहा है, ओरिजिन के अलावा किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में, उसको कहते हैं विस्थापन सदिश। अगर आप यहां पर इस वेक्टर को लो, ए बी वेक्टर को, तो अब बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में बताई जा रही है, जहां ए मूल बिंदु नहीं है, ओरिजिन नहीं है, तो इस वाले सदिश को आप विस्थापन सदिश कहेंगे। और मान लो डिनोट कर दिया किससे? आर से। तो यहां पर R1 R2 ये दोनों तो कैसे सदिश है? पोजीशन वेक्टर, स्थिर सदिश। और R जो है वो कैसा वेक्टर है?
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये बताइए, ये वाली बात आपकी समझ में आई कि नहीं? और वहीं हम सदिश योग की बात करें तो सदिश योग के लिए मैंने सिंपल एक तरीका बताया था आपको, खास करके जब आप जिस पॉइंट से चले और घूम के वहीं आ जाएं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता था सदिशों के, कि जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्लॉकवाइज चूज करते हो या एंटी क्लॉकवाइज। जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, अगर सदिश उसी डायरेक्शन में तो उसको पॉजिटिव लो, और उसके अपोजिट है तो नेगेटिव लो, और जहां से चले लौट के वहीं आ जाए तो इक्वल टू में 0 रख दो। तो अगर आप यहां से चले मान लो ओरिजिन से R1, तो कैसा आ रहा है? प्लस का। R कैसा आ रहा है? प्लस का। उधर घूम के आएंगे तो R2 की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो माइनस के R2 और इक्वल टू, और हमें वैल्यू चाहिए R की, तो वेक्टर R इक्वल टू हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहां पे क्या समझ में आया है हमारी, कि जो विस्थापन सदिश है R, उसकी जो वैल्यू है R2 माइनस R1, वो स्थिर सदिशों के पदों में है। अगर हमें जरूरत पड़ जाए विस्थापन सदिश को स्थिर सदिशों में कन्वर्ट करने की, तो केवल वेक्टर R की जगह पे वेक्टर R2 माइनस R1 लगा देंगे। और अगर इसके परिमाण की जरूरत पड़ जाए, वेक्टर R का परिमाण यानी R लिखोगे सिंपल, तो R इक्वल टू फिर लिख दोगे आप R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड, क्योंकि ये जो मॉड होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को, ठीक है ना, ये उसके परिमाण को प्रदर्शित करता है। क्लियर? तो अगर हमें किसी को स्थिर सदिश के पदों में लिखना है तो सिंपल सा तरीका है कि विस्थापन सदिश R की जगह पे ये पुट कर लो और उसके परिमाण की जगह पे ये पुट कर लो। अब आप इसको लिखना चाहते हो किसमें? स्थिर सदिश के पदों में, तो थोड़ा सा तो फिगर को चेंज करोगे आप, थोड़ा सा फिगर चेंज करना पड़ेगा आपको। फिगर में अब की बार आप क्या बनाएंगे, आप इस तरह से दिखाओगे, दो चार्ज आपके थे, ए पर Q1 रखा है और बी पर आपका Q2 रखा है। इस पर जो फोर्स लग रहा है इधर आपका F12 और इधर जो फोर्स लग रहा है F21। इधर आपने विस्थापन सदिश मान रखा है R, लेकिन अब आप यहां एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लोगे, X, Y और ये Z, और एक ही पोजीशन को बताने वाले सदिश को आप इसमें ड्रॉ कर दोगे R1 वेक्टर, और इधर B की पोजीशन को बताने वाला ड्रॉ कर लोगे R2 वेक्टर। फिर आप A से B की तरफ यूनिट वेक्टर मान लोगे R कैप, और ये मैग्नीट्यूड है आपका R। तो केवल फिगर चेंज हो गया, लेकिन जब लिखोगे तो यही चीज आ जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप इसको लिखेंगे तो बिल्कुल सेम आ जाएगा, कहीं कोई चेंज आपको दिखाई इसमें नहीं देगा। ये आपका सेम लिख जाएगा यहां पे। अब आपको करना क्या है, पहले तो R की कैप की जगह पे जो नीचे मैंने लिखा था उसको चेंज कर लोगे। तो अब आप F12 क्या लिखोगे, पहले F12 वेक्टर इक्वल टू लिख दोगे, माइनस को मैं पहले ले लेता हूं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R कैप की जगह लिख रहे हैं वेक्टर R अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा R Q हो जाएगा। सही है? लेकिन ये तो वही है जो पहले था, और मुझे चाहिए पोजीशन वेक्टर के टर्म में। तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं R की जगह पे तो ये पुट कर दूंगा और मैग्नीट्यूड की जगह पे ये पुट कर दूंगा, तो कुल मिलाकर के ये चेंज होकर के आ जाएगा F12 इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, इसकी जगह पे लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का होल क्यूब, और ऊपर लिखेंगे R की जगह पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बताइए बात समझ में आएगी? बड़ा सिंपल तरीका, इससे सिंपल नहीं हो सकता। ठीक है, केवल आप इस चीज को समझें कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं, और इजीली आप उसको कन्वर्ट कर दोगे। और इसी तरह से आप F21 की बात करोगे
तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू, पहले उसको लिख लें फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन RQ हो जाएगा और ये वेक्टर R, और इसमें भी उसी तरह से पुट कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का होल क्यू, और ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, माइनस उसमें पहले आ गया, इसमें माइनस नहीं आएगा, इसमें तो प्लस था ना। अब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ये हमारा तरीका था कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखने का। तो केवल कूलाम का नियम ही नहीं, अब आप किसी भी चीज को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अच्छी तरह से समझ गए चीजों को, ठीक है। इसके बाद अब हमें बात करनी होगी कि इस कूलाम के नियम पर जो न्यूमेरिकल आएंगे वो किस तरह के आ सकते हैं। देखिए, इस पर न्यूमेरिकलों को समझने के लिए इसको यहीं तक रहने दो, बंद कर दें बेटा, दोबारा चालू है। तो देखिए, अब हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप लोगों ने 11th में बेब्स वाले चैप्टर में नाम सुना होगा। अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी जब बहुत सारे वेक्टर आपस में मिलते हैं। अब वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, वो वेक्टर विस्थापन भी हो सकता है, वो वेक्टर बल भी हो सकता है, वो वेक्टर और भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, आगे आने वाला टॉपिक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सब में एक जैसा होता है। तो क्या है, अब उसको थोड़ा समझे। अध्यारोपण का सिद्धांत, और यह टॉपिक वास्तव में ऐसे नहीं पूछा जाएगा कभी भी कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, बल्कि यह आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक बता रहा है कि नेट फोर्स निकालने वाले जो न्यूमेरिकल होंगे आप उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कहीं पर बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, एक यहां रखा है Q1, एक वहां रखा है Q2, एक वहां रखा है Q3, Q4, Q5, इस तरह से, और फिर एक चार्ज और रख दिया आकर के बीच में एक चार्ज और ला करके रख दिया, और अब कहे कि इस चार्ज पर टोटल फोर्स निकालिए। जैसे मान लो ये कोई चार्ज है आपका Q0 या Q मान लीजिए, Q0 से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो, और यहां पर रखा है Q1 और इससे Q की जो डिस्टेंस है वो है आपकी R1। दूसरा आपका रखा है चार्ज यहां पे Q2 और इससे इसकी जो डिस्टेंस है R2। एक चार्ज मान लीजिए यहां पे रखा है Q3 और डिस्टेंस है R3, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और अब ये कहे वो आपसे कि Q पर नेट फोर्स निकालो, तो इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आए कभी, तो आप सबसे पहले ये देखो कि जिस चार्ज पर फोर्स पूछ रहा है उसके आसपास कितने चार्ज रखे हुए हैं। पहले एक से निकालो, फिर दूसरे से निकालो, फिर तीसरे से निकालो, और भी अगर है तो उनसे निकालो, और फिर उनका कर दो वेक्टर सम। क्योंकि बल एक सदिश राशि है, इसलिए उसे सिंपली आप जोड़ नहीं सकते, बल्कि आपको क्या करना होगा, वेक्टर सम, सदिश योग निकालना पड़ेगा। और सदिशों का जोड़ना आपने 11th में अच्छी तरह से पढ़ रखा है, ठीक है। अगर भूल भी गए होंगे तो थोड़ा सा हम उसको समझा देंगे आपको। तो Q1 की वजह से फोर्स निकालोगे, मान लो Q1 की वजह से फोर्स लग रहा है F1, ये भी प्लस, तो ये क्या करेगा, इसे प्रतिकर्षित, रिपेल, और आपने नाम दे दिया F1। Q2 की वजह से ये भी रिपल करेगा, ये इधर आ गया F2। Q3 की वजह से ये भी रिपल करेगा, ये इधर आ गया F3। तो Q पर लगने वाला जो नेट फोर्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अगर और भी होते तो और भी। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है
कि अगर हम ये लिख रहे हैं वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर एफ वन प्लस वेक्टर एफ टू प्लस वेक्टर एफ थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका ये कभी मतलब नहीं होता है कि एफ इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री, ये इसका मतलब कभी भी नहीं है कि आप सोचे सा नेट फोर्स पूछ रहा है और चलो नीचे सिंपली उनको ऐड कर देते हैं, ये तो सिंपली एडिशन हो गया, जबकि हमें कौन सा एडिशन करना है, वेक्टर एडिशन, सदिश योग निकालना है हमें। तो वो डिपेंड किया करेगा, जैसी प्रॉब्लम आएगी उसी हिसाब से हम उसको सॉल्व किया करेंगे। तो इसको कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेकर के आपको समझाता हूं और फिर आप उसी के आधार पर जितने भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लोगे। तो वो छोटा सा न्यूमेरिकल या एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लीजिए एक इक्विलैटरल ट्राइएंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो L है, तो उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी, आपने नाम दे दिया ए बी सी, और समबाहु त्रिभुज के तीनों जो कॉर्नर हैं उन पे चार्ज रखे हुए हैं। अब वो चार्ज अलग अलग न्यूमेरिकल के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यूज में दे दे, हो सकता है सिंपल क्यू करके कह दे, और उनके साइन भी अलग अलग कह सकता है। तो यहां पर हम नॉर्मली एक एग्जांपल ले रहे हैं और आपको एक मेथड बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने जो चार्ज लिए, मान लो वो चार्ज हमने ले लिया कि भाई इस पर जो चार्ज रखा है वो क्यू है, इस पर जो चार्ज रखा है, तो चार्ज हम इस पर क्यू दिखा दिया, इस पर भी क्यू दिखा दिया, और मान लो इस पर भी क्यू दिखा दिया, तीनों पे सेम चार्ज हमने दिखा दिए। हालांकि ये अलग अलग हो सकते हैं, इनके साइन अलग अलग हो सकते हैं कि भाई एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तीसरा मान लो प्लस का है, या तीनों माइनस के हो सकते हैं, तीनों प्लस के हो सकते हैं। तो वो एक मायने नहीं रखता है, आपको एक तरीका आना चाहिए। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, हाँ बेटा, तो ये चार्ज जो है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अलग अलग साइन के हो सकते हैं, लेकिन आप एक तरीका समझिए, क्योंकि इस तरह का न्यूमेरिकल यहां भी आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आएगा। दोनों न्यूमेरिकल के सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, और कई बार पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में। अब इनमें से वो आपसे कहता है कि किसी भी कॉर्नर पर रखे हुए चार्ज पर नेट फोर्स निकालो, किसी भी कॉर्नर पर। पार्टिकुलर भी पूछ सकता है कि ए पर जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स निकालो, या बी पर जो रखा है उस पर नेट फोर्स निकालो, या सी पर जो रखा है उस पर नेट फोर्स निकालो। आपका मन करे उस पर निकालना सीख लो। मान लो यहां पर हम सी पर लेकर के चल रहे हैं कि भाई सी पे जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स हमें निकालना है। तो हमारा जो तरीका क्या होगा, हम सी के पे जो चार्ज रखा है उसके अलावा देखेंगे कि कितने चार्ज और रखे हैं। तो कितने दिख रहे हैं, तो पहले इस क्यू की वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे और फिर इस क्यू की वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे। मान लो मैं इस क्यू की वजह से जो फोर्स आ रहा है उसको कह रहा हूं एफ सी ए। एफ सी ए का मतलब है सी पर रखे हुए चार्ज पर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, ए पर रखे हुए चार्ज की वजह से। तो उसकी जो वैल्यू ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहो तो के लिख सकते हो, और Q इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ये तो परिमाण आ गया। अब इसकी वजह से लगेगा, उसको भी निकाल दो, उसको कह रहे हो आप एफ सी बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, वो भी सेम हो गया। आप चाहें तो और थोड़ा सा सॉल्व करके लिख सकते हो, इसको चलो के लिख देता हूं, तो के और क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और इसको के और क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और आप देख रहे हैं कि दोनों के परिमाण सेम आ गए हैं। ठीक है, लेकिन हमें नेट फोर्स निकालना है, और नेट फोर्स के लिए फोर्स एक सदिश राशि है तो डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो अब इस वाले फोर्स की डायरेक्शन, यानी ये इसको रिपल करेगा तो इसकी डायरेक्शन आ गई इधर, ये हो गया आपका एफ सी ए, और ये इसे रिपल करेगा तो इसकी डायरेक्शन आ गई इधर एफ सी बी, यानी दो फोर्स आ गए अब इस पर,
और दोनों फोर्सों को आपने फिगर में उनकी डायरेक्शन के सहित इंडिकेट कर दिया। ऐसे ही हो सकता था कोई और न्यूमेरिकल होता, उसमें 3 फोर्स आ जाते, 4 फोर्स आ जाते, या 2 ही रहते। अब मेन काम हमारा है इन 2 वेक्टरों को का नेट फोर्स निकालना, इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालना। इनके परिमाण हमारे पास हैं और हमें यह भी पता चल गया वो इक्वल है, लेकिन अभी हमें नेट फोर्स निकालना है 11th के हिसाब से। अब नेट फोर्स निकालने के लिए देखिए, अगर केवल 2 ही वेक्टर है तो नेट फोर्स निकालने के लिए अगर उनके बीच का कोण हमें पता चल जाए तो हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताता हूं। हमने 11th में पढ़ा था कि अगर ये हमारा वेक्टर है ए और ये हमारा वेक्टर है बी और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो पैरेललोग्राम बनाते हुए इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला जो डायगोनल होता है वो उनके नेट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको आप आर लेते थे। और यहां आर का जो मैग्नीट्यूड था रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो आर की वेक्टर ए के साथ अगर है तो tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो अगर कभी 2 वेक्टर हो और उनके बीच का एंगल पता चल जाए तो एक सिंपल तरीका तो यही है कि भाई यहां से कर लो, जैसे कि यहां हम कर सकते हैं। कैसे करोगे? क्योंकि बीच का एंगल कैसा ट्राइएंगल था ये हमारा, तो हर कोण कितने का होगा? 60 डिग्री। तो जब ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी, इसका मतलब हमारे जो दोनों फोर्स हैं उनके बीच का एंगल हमें पता चल गया। अब हमें उनका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए नेट फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर पहले फोर्स का स्क्वायर यानी FCA का स्क्वायर प्लस FCB का स्क्वायर प्लस ट्वाइस FCA इंटू FCB और इंटू कॉस 60 डिग्री। अब बताओ, अब इसे सॉल्व कर लोगे कि नहीं? तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का। अब आप वैल्यू लगाओगे, हालांकि देखो ये दोनों सेम है तो दोनों की जगह F1 रख देना और सॉल्व करोगे, बाद में सॉल्व होकर के आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आएगी बात डायरेक्शन की कि डायरेक्शन कैसे निकाली जाए। तो डायरेक्शन अगर आप यहां पैरेललोग्राम टाइप का बना दोगे तो उसका जो डायगोनल आएगा, मान लो वो इसको आप कह रहे हो पहला, तो इसके साथ में अल्फा एंगल बना रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और उसकी डायरेक्शन निकल करके आपके पास आ जाएगी। लेकिन यहां मैं आपको एक तरीका और बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे प्रॉब्लम आएंगी तो आप उन प्रॉब्लमों को सॉल्व कैसे करोगे। मान लीजिए अब आपके पास फॉर्मूला तो निकल के आई गया, ये है। अगर इसी फॉर्मूले में मैं कहूं दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में होने का मतलब होता है उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो जब आप यहां 0 डिग्री लगाओगे तो cos 0 1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी, तो r इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी। तो अगर कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको ऐसे लगे कि 2 फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ गए, ऐसा लगे आपको, उस फिगर में इस तरह का आ जाए कि 2 फोर्स काम कर रहे हैं उस पॉइंट पे और दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हैं, तो फिर आप नेट फोर्स F इक्वल टू लिख सकते हो F1 प्लस, इससे आपका काम चल गया। फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो सॉल्व हो गया, यही आ जाएगा, एंगल 0 डिग्री हो गया। तो अगर आपका सेकंड केस, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि दो एक ही पॉइंट पर जो फोर्स आ रहे हैं वो हमारे कैसे आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में आने का मतलब उनके बीच का जो एंगल है ना वो 180 डिग्री हो गया। यहां पर एंगल थीटा कितना था? 0 डिग्री। अब 180 डिग्री अगर आप इसमें लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 की वैल्यू -1, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और रूट लग रहा है तो a माइनस बी, यानी इसमें माइनस हो जाएगा। लेकिन माइनस करने से पहले आपको यह ध्यान देना होगा बड़ा कौन सा है। भाई ज्यादा वाले में से ही तो माइनस करोगे कम वाले को। मान लो इस केस में तुम्हें लग रहा है कि F1 बड़ा है, आपको ऐसा लग रहा है F1 इज ग्रेटर देन, तो फिर नेट फोर्स F इक्वल टू आप लिख दोगे F1 माइनस F2।
और इस एफ की दिशा किधर आएगी, जिधर F1 की दिशा है। भाई ज्यादा में से कम माइनस कर रहे हो तो ज्यादा वाले की दिशा ही तो इसकी दिशा होगी, ठीक है ना, और इसकी दिशा क्या होगी, जिधर जो दोनों की दिशा है। तो इस तरह से अगर दो फोर्स होंगे एक ही डायरेक्शन में या विपरीत डायरेक्शन में, तब तो न्यूमेरिकल आपका बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब तीसरा केस जो कि मैं तुम्हें लगभग करा चुका हूं। तीसरे केस में कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि दो वेक्टर आ रहे हैं हमारे और उनके बीच में क्या आ गया है, कोई एंगल आ गया है। अगर उनके बीच में कोई कोण बना हुआ है और उस कोण की वैल्यू आप निकाल पाती हो तो फिर सिंपल तरीका है आपका वो वाला फॉर्मूला लगा देना। तो नेट फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा। सही है। तो नॉर्मली अगर दो वेक्टर इस तरह से हैं तो नॉर्मली सॉल्व करने का तरीका आपका ये है, लेकिन जब दो से ज्यादा वेक्टर आ जाते हैं तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए फिर हमारे पास क्या तरीका होगा उसको और थोड़ा सा समझ ले। मान लीजिए अगले पॉइंट में कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई है कि एक ही पॉइंट पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं, तो फिर आप वहां पर कैसे सॉल्व करोगे। मान लो ये कोई पॉइंट है और यहां कोई चार्ज रखा था और उसके आसपास ऐसे तीन चार्ज रखे थे जो उसको तीन डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, और उन तीन डायरेक्शनों के फोर्स की डायरेक्शन ऐसे आ गई है। एक आपका F1 इधर आ गया है, एक मान लीजिए F2 इधर आ गया है और एक आपका F3 इधर आ गया है, या इससे भी ज्यादा हो सकते थे। ऐसे केस में आप न्यूमेरिकलों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो तरीके हैं। इसमें भी दो तरीके हमारे पास। दो तरीके कौन से हैं? पहला तरीका, इनमें से किन्हीं दो वेक्टरों का रिजल्टेंट निकाल लो अगर आपके पास उनके बीच का एंगल गिवन है तो, और उन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी जो डायरेक्शन आए वो मान लो तीसरे के डायरेक्शन में आ गई या उसके अपोजिट आ गई, तो जो दो का रिजल्टेंट आएगा अब तो हम उस रिजल्टेंट को और तीसरे को ही तो सॉल्व करेंगे, तो वो ये वाली सिचुएशन बन सकती है फिर। सही है। अगर मान लीजिए अगर ये ऐसे होते नीचे की तरफ तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस पे ही आ जाता तो प्लस हो जाते, और अगर इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे करके ऊपर की तरफ आ जाए इस लाइन पे ऐसे करके आ जाए और वो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा तो अब अपोजिट हो गए तो ज्यादा में से कम को घटा करके फिर से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उससे भी एक और अच्छा तरीका, जब तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर हुआ करें तो सिंपल एक तरीका होता है वेक्टर को उसके कंपोनेंटों में डिवाइड करके सॉल्व करना। और कंपोनेंटों में डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। तो आप इस पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। जो फोर्स जो बल इन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइनों पे आ जाए उसको जैसा है वैसे ही रहने दो, उसको मत छेड़ो, और उसके अलावा जो फोर्स है उनके एंगल निकालने की कोशिश करो। डेफिनेटली उस क्वेश्चन में वहां कुछ ना कुछ ऐसा गिवन होगा कि आप उन एंगलों को निकाल पाओगे किसी के भी साथ, चाहे तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल आ जाए या फिर वर्टिकल लाइन के साथ में एंगल आ जाए। वहां कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो ज्योमेट्री में आपने पढ़ रखा है 10th में कि वो आप वो एंगल निकाल पाओगे। सपोज करिए आपने कोशिश की और वो एंगल निकल के आ गई, इधर का थीटा आ गया और इधर वाला भी एंगल सेम मान लो थीटा आ गया, या अलग आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब एंगल पता चल जाएगा फिर कंपोनेंट में डिवाइड करने का मैं एक लाइन में बता देता हूं आपको। अगर कोई वेक्टर ये ए होता है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इधर एंगल थीटा है, तो जिधर एंगल थीटा होता है उधर कंपोनेंट हो जाता है ए कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाता है ए। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हो, सदिश के वियोजन में यही बात समझाई गई थी, और नहीं जानते तो अब ध्यान रख लो। किसी भी वेक्टर को अगर कंपोनेंटों में डिवाइड करना है तो उस वेक्टर का जिधर एंगल बन रहा है उधर तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर लो और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा का। तो अब इस F3 का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा F3 cos, और इस वाली लाइन पे ऊपर की तरफ हो जाएगा F3 sin। ऐसे ही इस F2 का इधर वाली लाइन पे हो जाएगा F2 cos
और इसका इधर वाली लाइन पे ही हो जाएगा F2 sin थीटा। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्स आपस में अपोजिट, और अगर इक्वल और हो जाएं, मान लो क्वेश्चन में ऐसा हो गया इक्वल और हो गई, तो दे आर कैंसिल टू ईच अदर, तो ये दोनों कट जाएंगे। और अगर मान लो इक्वल नहीं है तो फिर ये पता चलेगा तुम्हें ज्यादा कौन सा है। मान लीजिए आपने कहा कि ये वाला ज्यादा ऐसा, तो ये ज्यादा होगा तो इस वाले को माइनस करके उसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में ही तो आ जाएगा, इधर आ जाएगा। उन दोनों का नेट जो होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। फिर आप ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, इन दोनों को प्लस कर लो आपस में, और ये उसके अपोजिट है। फिर इन दोनों के प्लस वाले में से और इसमें से देखो कौन सा ज्यादा है। मान लो अब भी नीचे वाला ज्यादा है तो उसमें से ऊपर वालों को माइनस कर दो, तो उसका जो नेट आएगा वो अब किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। और अब ये दोनों 90 डिग्री पर है, इन दोनों का रिजल्टेंट आप इजीली निकाल दोगे। बताइए बात समझ में आई कि नहीं। तो कुल मिलाकर के मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया तुम्हें, बल्कि किसी भी टाइप का इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको एक सॉल्व करने का फॉर्मेट बताया है कि अगर कहीं बहुत सारे चार्ज रखे हैं और एक चार्ज रखते हैं और हम कहें कि उस पर नेट फोर्स निकालो, तो आप कैसे निकालोगे उसको। ठीक है, तो आप इस तरह से कोशिश करेंगे। और देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, भाई सिर्फ मेरे बताने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है।